नमस्कार दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। हमेशा हर एक व्यंजन में छोटा आ छिपा रहता है। जैसे कि हमने का कहा, का में देखिए आ है, का प्लस आ से बनेगा जी खा, खा प्लस आ। सभी व्यंजनों में आ छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए व्यंजन वैसे परंपरागत रूप से देखा जाए तो 33 होते हैं, लेकिन दो द्विगुण व्यंजन, ठीक है, इनको मिलाकर व्यंजन 35 हो जाते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श से समझ में आता है कहीं ना कहीं जे हवा छूती हुई जाएगी, स्पर्श करती हुई जाएगी। तो जब हमारे फेफड़ों से हवा निकलती है तो मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती हुई जाती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसमें ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया है इन्हें। पहला जो कि कंठ को स्पर्श करते हुए जाते हैं, दूसरा तालु को स्पर्श करते हुए जाते हैं, तीसरा मूर्धा को स्पर्श करते हुए जाते हैं, चौथा दांत, पांचवा होंठ। कंठ को संस्कृत में कंठ कहते हैं, इसे तालव्य कहते हैं, इसे मूर्धन्य कहते हैं, इसे दंत, इसे ओष्ठ। ठीक है, तो कंठ वर्ग, तालव्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, दंत वर्ग, ओष्ठ वर्ग। अब हम देखेंगे कि कंठ वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं। देखिए कंठ वर्ग में का से कंठ और का से का वर्ग। ठीक है, का से कंठ, का से का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा। तालु, तालु चा वर्ग। इसमें आएंगे चा, छा, जा, झा, इंगा। अब देखिए मूर्धा। मूर्धा में आएगा टा वर्ग। इसमें टा, ठा, डा, ढा, आ। दांत, दांत में ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। होंठ में पा वर्ग। इसमें पा, फा, बा, भा और मा। अब देखिए क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है। बताइए जा अल प्राण या महाप्राण, सघोष या अघोष है। ठीक है, तो वही बताने जा रहा हूं मैं। सघोष, अघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। तो देखिए हिंदी में वर्ण की शुरुआत हमेशा आ से होती है। ठीक है, तो यहां पे दो होते हैं, सघोष और अघोष। तो शुरुआत में जो कॉलम है उन कॉलम की शुरुआत भी आ से आने वाले शब्द से होगी।
यानी कि अघोष और सघोष में किसमें आ है, इसमें आ है। तो शुरुआत के 2 कॉलम अघोष में आते हैं, ठीक है। बकाया 3 कॉलम सघोष में जाते हैं। यानी कि यदि क्वेश्चन आया बताइए जा सघोष होगा या अघोष होगा, तो आपको याद रखना है शुरुआत के 2 कॉलम यानी का खा चा छा टा ठा ता था पा फा ये सभी अघोष में आएंगे। यदि आया बताइए फा किस में आता है, सघोष व्यंजन है या अघोष व्यंजन है, तो ये अघोष व्यंजन है। लेकिन धा धा ये सघोष व्यंजन है, क्योंकि आखिरी के 3 कॉलम ये कॉलम कहलाते हैं, ये 3 कॉलम सघोष में आएंगे, ठीक है। आ से शुरुआत होती है यहाँ पे, तो याद रखिए शुरुआत के 2 अघोष बकाया 3 सघोष। अब देखिए अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण तथा महाप्राण। देखिए हिंदी शुरुआत आ से होती है, इसमें भी शुरुआत आ से ही होगी। इसमें देखिए अल्पप्राण में आ है, तो पहला होगा अल्प फिर महा, अल्प महा तथा अल्प, ऐसे याद रखिए आप। अल्प महा अल्प महा अल्प, अल्प महा अल्प महा अल्प, ठीक है। यानी कि पहला कॉलम अल्पप्राण, दूसरा कॉलम महाप्राण, तीसरा कॉलम अल्पप्राण, चौथा कॉलम महाप्राण, पांचवा कॉलम अल्पप्राण में आएगा। यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए बताइए द अल्पप्राण हो या महाप्राण होगा, पहले आपको याद होना चाहिए कौन से कॉलम में आएगा। तो दा किस में आता है, ता वर्ग में आता है, ता था दा, तो दा तीसरे कॉलम में है, और तीसरे कॉलम में याद करेंगे फिर हम अल्प महा अल्प, तो तीसरे कॉलम में कैसा आएगा, पहला अल्प फिर दूसरा महा और तीसरा अल्प, तो तीसरा कॉलम अल्प में जाएगा, यानी कि अल्पप्राण होगा। पेपर में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सोचने में, और तुरंत दिमाग में आ जाएगा जी, ठीक है, यदि आप इस विधि से तैयार करते हैं। पहले 2 कॉलम अघोष बकाया 3 कॉलम सघोष, पहला अल्प दूसरा महा फिर तीसरा अल्प चौथा महा फिर पांचवा अल्प, और इन्हें नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, नासिक व्यंजन। 5वें कॉलम को क्यों नासिक के व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों को बोलने में हवा मुख के साथ साथ हमारे नाक से भी निकलती है। जैसे आपने माँ कहा, तो माँ का शुद्ध उच्चारण बिना नाक के नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि मुख के साथ साथ इसमें हवा नाक से भी निकल रही है। आपने अंगा कहा, इया कहा, आना कहा, सब में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है नासिक के व्यंजन, ठीक है। इतना आपको तैयार हो गया होगा। अब आपको तैयार करना है कि किस वर्ग को कंठ से बोला जाता है, किस वर्ग को तालव्य से या तालु से बोला जाता है, और किस वर्ग को मूर्धा से बोला जाता है। देखिए जी कैसे याद करेंगे हम, ये भी तो याद रहना चाहिए हमें कि ता वर्ग ही हमारा दांत से आता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है बताइए जो खा है वो किस वर्ग से आता है, तो कंठ से बोला जाता है, आपका कंठ वर्ग में आएगा, ठीक है। खा कहां से बोला जाता है, तो ये कंठ से बोला जाता है। बताइए ता कहां से बोला जाता है, जे दांत से बोला जाता है। इसमें हवा जो है वो दांत से छूकर निकल जाती है। अब देखिए देखिए इसमें क्या आपका कंठ है, यहां से ऐसे हवा आकर निकलती है, यहां तालु है, यहां मूड़ कहलाता है, मूड़, मुंह से मूड़, और मूड़ के जस्ट नीचे यहीं पे मूर्धा होती है। याद रखिए तीसरे नंबर पे है जी मूर्धा, और मूड़ के बिल्कुल नीचे यहां पे दांत होते हैं, और यहां पे
होंठ होते हैं। तो मूर्धा के दो इस तरफ और मूर्धा के दो इस तरफ, तालु और कंठ, इस प्रकार याद रखिए। और मूर्धा बीच में जस्ट मूड़ के नीचे, बस यहीं से हम उठाएंगे। शुरुआत होती है व्यंजन की का वर्ग से, तो कंठ से पूरा का वर्ग बोला जाएगा। इसके बाद दूसरा तालु, तो दूसरा कौन सा आता है का के बाद? चा वर्ग आता है, तो चा वर्ग तालु से बोला जाएगा। मूर्धा से टा वर्ग बोला जाएगा। तीसरा कौन सा आता है? टा वर्ग आता है। और दांत में ता लगा हुआ है, ता बाद में, तो दांत से ता वर्ग बोला जाएगा। और होंठ से पूरा पा वर्ग बोला जाएगा। देखिए, एक दंडी मुनि थे, उन्होंने एक राजा का इतिहास लिखा है, कहानी। उसमें राजा शिकार करने जाता है और उस राजा का नीचे का होंठ कट जाता है। तो इतने विद्वान ऋषि थे, पूरी कहानी हो गई और होंठ कटने के बाद कहीं पर भी उस राजा के मुख से पा वर्ग का उच्चारण नहीं हुआ है। यानी कि यदि किसी का भी होंठ कट जाए तो वो पा नहीं बोल सकता। आप बोलकर देख लीजिए, चाहे जब भी आप पा फा जी आप बोलेंगे तो बिना होंठ के, दोनों होंठ के प्रयोग के बिना आप नहीं बोल सकते। जैसे पा बोला आपने तो दोनों होंठ प्रयोग में आएंगे, यदि नीचे वाला कट गया तो पा नहीं बोल सकते। तो याद रखिए, इस प्रकार याद हो गया होगा आपका, पा वाली जो है वो होंठ से बोला जाएगा, होंठ के बिना नहीं बोला जा सकता है। यदि आ जाए बताइए, पा का उच्चारण कहां से होता है? तो होंठ से। ठीक है। बा, बा का उच्चारण कहां से होता है? होंठ से। पा फा बा भा मा। ठीक है। मां का उच्चारण होंठ से। अब आपको याद हो गया होगा।